अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस इन प्लांट। तो सबसे पहले हम प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस को जिक्र करने वाले हैं। याद रखिएगा कि आपकी बुक के अंदर ये हेडिंग नहीं दी गई, लेकिन पंजाब की बुक के अंदर ये हेडिंग इसी टॉपिक्स के हवाले से मौजूद है। होम्योस्टेसिस के हवाले से सबसे पहले प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन का जिक्र है। अगर प्लांट्स में एक्सक्रीशन का जिक्र करें तो सबसे पहले जिस चीज़ के एक्सक्रीशन का जिक्र हो रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन के हवाले से। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है जो कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है, और प्लांट्स इसी गैस का इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब इस टॉपिक के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है कि डे टाइम पर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस प्लांट के जिन सेल्स में होगा वो होंगे हमारे पास ग्रीन सेल्स। यहाँ ग्रीन सेल से मुराद वो सेल्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। प्लांट के अंदर क्लोरोफिल वाले सेल्स होते हैं जो कि लीव्स में मौजूद होते हैं, और क्लोरोफिल होने की वजह से वो ग्रीन दिखते हैं। तो ग्रीन सेल्स जो प्लांट्स के हैं, क्लोरोफाइलस सेल्स जिनको हम कह रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस को अंजाम देते हैं। और उसके अलावा रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन तमाम सेल्स में होगा, चाहे ग्रीन सेल्स हों या प्लांट बॉडी के बाकी सेल्स हों, सारों के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब अगर बात करें कि रेस्पिरेशन के दौरान, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो जब प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होगी तो रेस्पिरेशन के दौरान वो बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये जो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है दिन के टाइम पर, वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाएगी। दिन को दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, रेस्पिरेशन भी हो रहा है और दिन को फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लांट उसी को यूज़ कर देंगे फोटोसिंथेसिस में। लेकिन फोटोसिंथेसिस और ज़्यादा हो रहा होता है तो प्लांट को बाहर से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ती है। तो यही बात लिखी हुई है कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है रेस्पिरेशन के मुकाबले में, तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से हासिल करते हैं और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को वापस एयर में भेज देते हैं अपने सुराखों की मदद से, जिनको हम स्टोमेटा कह रहे हैं। ये स्टोमेटा उनके लीव्स में मौजूद होते हैं। अब अगर हम बात करें, ये तो हुआ दिन का, कि दिन को फोटोसिंथेसिस भी हुआ, रेस्पिरेशन भी हुआ। फोटोसिंथेसिस ने ऑक्सीजन बनाई जो कि बाहर चली गई, और रेस्पिरेशन ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, लेकिन वही फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो गई तो उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रात के टाइम पर क्या होगा, तो रात के हवाले से यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाइट टाइम पर प्लांट सिर्फ रेस्पिरेशन करेंगे। दिन के टाइम पर तो फोटोसिंथेसिस भी हो रहा था, रात को सूरज नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, सिर्फ रेस्पिरेशन होगी और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स बनाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अभी कोई यूज़ नहीं प्लांट की बॉडी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट रखेंगे भी नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, उनकी बॉडी से चली जाएगी स्टोमेटा के ज़रिए से। इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट्स रात को कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और दिन के टाइम पे वो ऑक्सीजन निकाल रहे होते हैं। अब स्टोमेटा मौजूद है लीव्स में, तो लीव्स में स्टोमेटा के ज़रिए से ये गैसेस जाएंगी। लेकिन जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं वो भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉन ग्रीन पार्ट्स से मुराद कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट बॉडी के, जो कि स्टेम होता है, जो प्लांट का तना होता है वो ग्रीन कलर का नहीं होता। तो वहाँ तने के अंदर भी, स्टेम के अंदर भी कुछ सुराख होते हैं जिनको लेंटिसेल्स कहा जाता है। लेंटिसेल्स भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो गैसेस एक्सचेंज होती है 95% वो इसी स्टोमेटा के ज़रिए से होती है। सिर्फ 5% जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो इन लेंटिसेल्स में से हो रही होती है। पहले हमने बात की कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के हवाले से। अब हम बात करते हैं कि वाटर को प्लांट कैसे निकालते हैं। तो वाटर को निकालने के दो तरीके हैं, एक को ट्रांसपायरेशन कहते हैं और दूसरे को गटेशन कहते हैं। प्लांट जो है काफ़ी ज़्यादा पानी को जमा करते हैं क्योंकि उनकी रूट्स पानी को कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब कर रही होती हैं, तो प्लांट में कई सारा पानी जमा हो जाता है। अब ट्रांसपायरेशन कैसे होगा, ट्रांसपायरेशन की बात करें तो पानी का निकलना वेपर्स की सूरत में, और एरियल पार्ट से, एरियल पार्ट मना वो हिस्से जो हवा के राब्ते में मौजूद है, यानी कि लीव्स, पानी का लीव्स में से निकलना, पानी का स्टोमेटा से निकलना बुखारात की सूरत में, वेपर्स की सूरत में, इसे ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। और ट्रांसपायरेशन सिर्फ और सिर्फ दिन के टाइम पर होती है। दिन के टाइम पे पानी एब्जॉर्ब होगा, ट्रांसपायरेशन से चला गया। लेकिन एक और प्रोसेस है जिसे गटेशन कहा जा रहा है, जो कि ट्रांसपायरेशन की गैर मौजूदगी में होगा। जब ट्रांसपायरेशन नहीं होती तब गटेशन होता है। गटेशन में भी पानी निकलेगा, लेकिन पानी लिक्विड ड्रॉप्स की, कतरों की सूरत में निकलेगा। और कहाँ से निकलेगा, फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीव्स, लीव्स के
किनारों में से निकलेगा, जहाँ पर कुछ सुराख होंगे जिन्हें हाइडेथोर्स कहा जाता है। जैसे अगर आप इस तस्वीर में देखेंगे, इस तस्वीर में आपको प्लांट के किनारों पर ये जो किनारे हैं प्लांट के, पानी के ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं। दरअसल इन किनारों पे कुछ सुराख मौजूद थे जिनको हाइडेथोर्स कहा जा रहा था। ये उन्हीं हाइडेथोर्स में से पानी के कतरे निकले हैं। आपने अक्सर सर्दियों के अंदर जब काफ़ी ज़्यादा धुंध होती है, काफ़ी ज़्यादा वेपर्स पानी के मौजूद होते हैं सुबह के टाइम पे, तब आपने पत्तों के ऊपर इसी तरह के कतरे पानी के देखे होंगे। दरअसल सुबह के टाइम पे क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, आपको मालूम है कि ट्रांसपायरेशन ह्यूमिडिटी के दौरान भी नहीं हो रही होती या कम हो रही होती है। तो जब ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, प्लांट अपना एक्स्ट्रा पानी निकालना चाहेगा तो वो इसी गटेशन के ज़रिए से निकालेगा। तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, गटेशन रात के टाइम पर होगा जब वाटर प्रेशर ज़्यादा होगा लीव्स में और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी कम होगा, तब जो है गटेशन हो रही होगी। अब यहाँ मज़ीद लिखा हुआ है कि प्लांट्स अपने लीव्स को, अपने स्टोमेटा को, इनकी साइज़ स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं ताकि वो ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल कर सकें। किस तरह से कि प्लांट के जितने लीव्स बड़े होंगे उतने ही ज़्यादा उन लीव्स में स्टोमेटा होंगे, तो वो उतना ही ज़्यादा वाटर लॉस करेंगे। अगर प्लांट्स चाहते हैं कि ट्रांसपायरेशन कम हो तो वो क्या करेंगे, वो अपने लीव्स की साइज़ को छोटा कर देंगे। लीव्स छोटे होंगे, स्टोमेटा छोटे रहेंगे और ट्रांसपायरेशन भी कम होगी। तो इसी तरह से प्लांट्स लीव्स को चेंज करते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल कर सकें। और ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत उन्हें तब आन पड़ती है जब उनके आसपास में पानी कम होता है, जिसके बारे में इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम एक और टॉपिक को जिक्र करते हैं जिसका नाम है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। ये हेडिंग भी पंजाब की बुक में दी गई है, आपकी बुक में ये हेडिंग नहीं दी गई। आपकी बुक में ऐसा लगता है कि ये दोनों एक ही टॉपिक है, लेकिन दरअसल ये अलग टॉपिक होता है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा कुछ और चीज़ें भी बनती हैं, उन्हें हम सेकेंडरी प्रोडक्ट्स कह रहे हैं। प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिज्म की जो शुरुआती प्रोडक्ट्स हैं, जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन है। लेकिन जो कभी कभार और ज़्यादा रिएक्शंस हो जाते हैं तो कभी कभार और ज़्यादा चीज़ें उनमें से बनती है जिनको हम मेटाबॉलिक सेकेंडरी प्रोडक्ट्स कह रहे हैं। उनमें कौन कौन से शामिल है, जैसे लिखा हुआ है लेटेक्स, रेजिन्स, गम्स, ये जो हैं प्लांट्स में बन रहे हैं। अब ये जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं, इनके हवाले से लिखा हुआ है ये इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल यानी पानी में मिक्स नहीं हो सकते, हार्मलेस होते, नुकसान नहीं पहुंचाते। अब इनमें कुछ नाम जैसे लिखे हुए थे, जैसे गम्स हैं, लेटेक्स है, रेजिन से, इनके बारे में बात करें तो कुछ प्लांट्स जैसे कीकर प्लांट होता है, कीकर प्लांट के बाहर आपको एक सख्त स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसे गम कहा जाता है। कीकर प्लांट के बाहर ये सेकेंडरी मेटाबॉलिक वेस्ट है जो उनकी बॉडी में से निकल रहा है, और ये गम जिस सुराखों से निकल रहे हैं उन्हें हम लेंटिसल्स कह रहे हैं। ये स्टेम में मौजूद सुराख होते हैं जहाँ से ये गम्स को निकाल रहे हैं। कुछ और प्लांट्स जैसे कॉनीफर्स हैं, कॉनीफर्स कहा जाता है जो पहाड़ी इलाकों में लंबे से दरख्त होते हैं जिन्हें उर्दू के अंदर सनोबर के दरख्त कहा जाता है। तो ये जो बड़े से दरख्त होते हैं कॉनीफर्स, इनमें केमिकल बनता है जिसे रेजन कहा जाता है। और उसके अलावा कुछ और प्लांट्स जैसे रबड़ प्लांट का लिखा हुआ है कि वो एक केमिकल को बनाता है जिसका नाम है लेटेक्स। अब ये लेटेक्स कहाँ से निकलेगा, ये स्कार लाइक ओपनिंग यानी कि एक ज़ख़म की तरह से चीर के जैसी एक ओपनिंग होगी जहाँ से ये लेटेक्स निकलेगा। और उसके अलावा कुछ और प्लांट्स हैं जैसे कि लिखा हुआ है ओकारा या कार्निवोरस प्लांट। कार्निवोरस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, और ओकारा प्लांट ये भिंडी को कहा जाता है। ये एक म्यूकिलेजिनियस सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है। अब एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि ये म्यूकिलेजिनियस सब्सटेंस कौन सा होता है। आपने देखा होगा कि भिंडी को जब कट किया जाता है तो उसमें से एक चिपचिपा सा सब्सटेंस निकलता है, तो ये म्यूकिलेज है जो भिंडी प्रोड्यूस कर रही है। इसी म्यूकिलेज को कार्निवोरस प्लांट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो इंसेक्ट को पकड़ने वाले प्लांट है। और ये जो म्यूकिलेज जब इंसेक्ट को पकड़ने वाले प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे तो इंसेक्ट इस म्यूकिलेज के साथ चिपक जाते हैं और वो प्लांट से निकल नहीं पाते। तो इसे प्रोड्यूस करने का मतलब होता है इंसेक्ट्स वगैरह को कैप्चर करना ताकि वो उनमें से निकल के आज़ाद करके छुड़ा ना जाए अपने आप को। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।